अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो दिस इज़ बेसिकली द सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का जो है ये बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है। और इस लेक्चर 12 को हम जो है अपने दो पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट जो है ये बेसिकली चैप्टर जो है हमारा लेक्चर 12 इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड री इंजीनियरिंग पैटर्न्स हैं ये, ठीक है। और इसके अंदर हम रीफैक्टरिंग पढ़ेंगे, ऑलरेडी रीफैक्टरिंग्स पढ़ी है हमने, रीफैक्टरिंग पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। रीफैक्टरिंग क्या होती है? रीफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कोड व्हाइल नॉट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल फंक्शनैलिटी। The goal of refactoring is to improve internal code by making many small changes without altering the code's internal external behavior. Refactoring का मतलब है कि भाई कोड को दोबारा से बेहतर बनाना, ठीक है, बिना मतलब कि इसकी असल फंक्शनैलिटी को बेसिकली बदले, ठीक है। रीफैक्टरिंग का मकसद ये होता है कि इंटरनल कोड को बेहतर करना है, जहाँ हम छोटी छोटी मतलब कि तब्दीलियाँ करते हैं लेकिन कोड को एक्सटर्नल बिहेवियर वैसा ही रहता है। रिफैक्टरिंग इम्प्रूव code readability and reduce complexities. Refactoring can also help software developers find bugs or vulnerabilities hidden in their softwares. मतलब refactoring से जो है ना कोड की रीडेबिलिटी जो होती है, ठीक है, वो बेहतर होती है और कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, कम होती हैं। और इससे ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बग या फिर वेनरेबिलिटीज़ जो होती है ना ढूंढने में भी जो है क्या होती है, मदद मिलती है। रिफैक्टरिंग को ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का बेसिकली एक तरीके से, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा जो है ना समझकर मतलब कि लगातार जो है ना उसको बेसिकली करना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास ये है व्हेन टू रिफैक्टर्स, आपने कब करना चाहिए, ठीक, कब रिफैक्टरिंग आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो रिफैक्टरिंग शुड बी डन ऑन ऑन गोइंग बेसिस एज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। के बाद जो है आपके पास कोड रिव्यू फीडबैक, व्हेन द कोड इज रिव्यूड बाय अदर डेवलपर्स दे मे आइडेंटिफाई एरिया वेयर द कोड could be improved. Refactoring can help to address these issues and improve the quality of the code. अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर ये है कि ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पर होती है जहाँ पे कोड रिव्यू फीडबैक है, मतलब कि जब कोड दूसरे डेवलपर्स का ना रिव्यू से गुजरता है तो वो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ बेसिकली कोड को बेहतर किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अगर किसी ने बताया कि भाई एक फंक्शन जो है ना ज़्यादा लंबा है और उसे बेसिकली छोटे फंक्शन में आपने जो है बांटना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप रिफैक्टर करके जो है उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड ये है कि भाई चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, okay, the requirement for the project changes, it may be necessary to refactor the code to accommodate the new requirements। मतलब ये कि भाई जब किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं तो कभी कभी कोड को रिफैक्टर करना ज़रूरी होता है। अब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो अगर आपका एक सॉफ्टवेयर बेसिकली पहले सिर्फ एक पेमेंट मेथड सपोर्ट करता था लेकिन अब आपको बेसिकली दूसरे मेथड्स भी ऐड करने हैं उसके अंदर, तो आप क्या करोगे? तो आप रिफैक्टरिंग से जो है ना आप अपने कोड को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि वो नए मेथड्स को भी आसानी से वहाँ पर इंक्लूड कर सकें, ठीक है। The third thing is all about performance issue. When code performance is slow, it may be necessary to refactor the code into improve its efficiency. मतलब अगर आपका कोड बहुत हल्का चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो हो सकता है आपको इसे ना रिफैक्टर करना पड़ जाए। अब मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लो कि अगर आपके लूप में अननेसेसरी कैलकुलेशंस हो रही हैं जो परफॉर्मेंस को स्लो कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें ऑप्टिमाइज करके जो है आप बॉटल नेक टोर, ठीक है, इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं कोड को, सही है। यू शुड नॉट रिफैक्टर, मतलब कि कब रिफैक्टर नहीं करना चाहिए। स्टेबल कोड दैट वांट नीड टू चेंज, मतलब अगर कोड आपका बिल्कुल स्टेबल हुआ है और उसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है तो इसे रिफैक्टर करना जो है ना, रिफैक्टर करना बेकार है। आपके लिए बेहतर है कि इसे मतलब कि वैसे ही छोड़ दो। समवन एल्स कोड अनलेस द अदर पर्सन एग्रीज टू इट और नो कॉपीराइट इशू, मतलब किसी और के कोड रिफैक्टर करना है आपने, सिर्फ उसको तब करना चाहिए जब आपको बेसिकली उसने इजाज़त दी देकर या फिर किसी एग्रीमेंट के तहत जो है आप उसको करने को गए और जब कोई कॉपीराइट बेसिकली जो है वो इशू ना हो, ठीक है। अभी डायग्राम है, सॉफ्टवेयर है आपके पास, ये माइनर मोड्स हैं सारे, ठीक है, और यहाँ पे आपका रिफैक्टर्ड हो रहा है सॉफ्टवेयर, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे टेक्निक्स है रिफैक्टरिंग की, ठीक है। हम कोड कोड तो कर रहे हैं कि कोड को छोटा कर देंगे, ये देंगे, अब ये सारी टेक्निक्स हैं। टोटल आपके पास जो है ये 5 टेक्निक्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं रिफैक्टरिंग करने के लिए। एक आपके पास एक्सट्रैक्ट मेथड, इनलाइन मेथड, रीनेम मेथड ऑफ क्लास, इंट्रोड्यूस पैरामीटर्स और इंट्रोड्यूस नल ऑब्जेक्ट। हम 2 पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर, बाकी 3 हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट मेथड क्या होता है? ये एक्सट्रैक्ट मेथड, extract method is a refactoring technique that involve आ गया कि extract method is a refactoring technique that involve taking a block of code within a method and moving it to a separate method within a descriptive name, ठीक है। The goal of extract method is to improve the readability, maintainability and reusability of the code by breaking down complex or lengthy method into smaller focused one। मतलब कि ये एक refactoring techniques है जो एक मेथड के अंदर के कोड को ना मतलब एक हिस्से को लेकर उन्हें मतलब कि एक अलग मेथड्स में डाल देता है, जिसका बेसिकली नाम एक तरीके से वाजे और डिस्क्रिप्टिव होता है। एक्सट्रैक्ट मेथड का बेसिकली मकसद क्या होता है कि कोड की रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी को बेहतर बनाना है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स या फिर लंबी मेथड्स को ना आप ज़्यादा फोकस मेथड्स में तोड़ा जा सके। इससे जो है आपका कोड क्या होगा, आसानी और अंडरस्टैंड के थ्रू आप आराम से जो है कर सकते हो। कोड भी मैंने अटैच किया हुआ है,
इसके लिए परेशान नहीं हो। ये देखो ये बिफोर रिफैक्टरिंग है, ये आपको एक दिया हुआ है, ये रिफैक्टर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये इधर क्या है, बिफोर रिफैक्टरिंग है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, इधर आपके पास इस तरीके से कोड है। सबसे पहले मतलब कि ये एक तरीके से एग्जाम्पल कोड है आपके पास, रिफैक्टरिंग का कोड है, ठीक है। अब रिफैक्टरिंग का मतलब आपको पता है कि भाई कोड को आपने बेटर और रीडेबल बनाने के लिए जो है उसे इम्प्रूव करना, ठीक है। अब सबसे पहले जो है आपके ये जो बिफोर रिफैक्टरिंग है, इसमें ये क्या कह रहे हैं, इस कोड के अंदर आपके पास ये प्रिंट इन्फो दिख रहा है। प्रिंट इन्फो का जो है ये बेसिकली फंक्शन है, इस कोड में प्रिंट इन्फो क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। जो बेसिकली कर क्या रहा है, नाम और एज जो है वो प्रिंट कर रहा है। नाम और एज को क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है। ये देखो दोनों को प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। और इस फंक्शन में एज बेसिकली चेक हो रहा है, एज आपका चेक हो रहा है कि अगर आपका एज जो है 18 से ऊपर है तो आपका बेसिकली प्रिंट हो जाएगा क्या चीज़, कि आप एडल्ट हो, और अगर 18 से आप नीचे आए तो आपका आ जाएगा यू आर अ माइनर, ठीक है। अब ये इसको रिफैक्टर करने के बाद क्या होगा, और हम रिफैक्टरिंग इसमें कर क्यों रहे हैं, तुम लोगों का ये भी सवाल होना चाहिए। तो रिफैक्टरिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि इस फंक्शन में बेसिकली हमारे पास लॉजिक जो है ना वो मिक्स है, जो रीडेबिलिटी और मेंटेनेंस को मतलब की तरीके से मुश्किल बनाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली एज जो चेक हो रही है ना, एज चेक को बेसिकली अलग फंक्शन में बेसिकली डाल के ना हम क्या कर रहे हैं, कोड को क्लियर और मॉडलेट बनाते हैं। अब वो किस तरीके से है कि भाई ये आफ्टर रिफैक्टर है। अब रिफैक्टर कोड में हमसे जो है ना प्रिंट एज स्टेटस तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रिंट एज स्टेटस, ये क्या है, प्रिंट एज स्टेटस जो है नाम का मैंने एक नया फंक्शन बना लिया है, ठीक है। जो सिर्फ क्या कर रहा है, एज को चेक कर रहा है और स्टेटस को प्रिंट कर रहा है, एज को चेक कर रहा है और स्टेटस को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आप प्रिंट इन्फो फंक्शन में क्या करेंगे, ये जो आपके पास प्रिंट इन्फो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट करवाना है एज स्टेटस, ठीक है। उसमें जो है आपने कॉल करा देनी है, मतलब ने उसमें आपने क्या करा देनी है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आपके पास देखो प्रिंट इन्फो फंक्शन में क्या किया, प्रिंट इन्फो फंक्शन में आपने जो है प्रिंट एज स्टेटस फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से प्रिंट इन्फो जो है ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है, और एज चेकिंग का काम क्या करेगा, एज चेकिंग का काम ये स्टेटस का करेगा, ठीक है। ये चेकिंग का काम प्रिंट एज स्टेटस में शिफ्ट हो गया है, सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको जो है आपने क्या कर दिया, रिफैक्टर कर दिया आपने। इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके बेनिफिट कुछ ये होंगे कि ये अप्रोच ना कोड को मतलब इजी टू अंडरस्टैंड और एक तरीके से मेंटेनेबल बना रहा है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके आप रिफैक्टर कर दिया आपने, आपने एक फंक्शन बनाया नेम और एज का, वहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो, उसी नेम और एज स्टेटस के अंदर एज कर दिया आपने, ठीक है। आपने इसको फंक्शन में कॉल किया और फिर उसके बाद आपने पूरा जो था वो आपने यहाँ पर इफ एल्स की वो कंडीशन चला दी कि ए हमारे पे 18 है, अगर 18 से अबव हुआ तो अडल्ट आ जाएगा, इस तरीके से। सेकंड ये भी हो सकता है कि अगर फ्यूचर में आपको एज चेक लॉजिक जो है ना, अगर एज चेकिंग की लॉजिक को चेंज करना हो तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, सोचो क्या करना होगा। देखो अगर सिर्फ हमें एज चेक करना हो तो हमें सिर्फ ना प्रिंट एज स्टेटस फंक्शन जो होगा ना उसमें बेसिकली सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ क्या हो गई, आसान हो गई। अब आपके पास है इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड क्या चीज़ है, तो inline method, the opposite of abstract method, this technique involves taking a method and moving its content back into the calling code, removing unnecessary abstraction। मतलब इसका मतलब है कि एक कोड को ना लेकर उसकी बेसिकली कंटेंट्स को उस कोड में वापस ले आना जो इसे कॉल कर रहा है, ताकि मतलब कि बेकार की एब्स्ट्रैक्शंस को क्या कर सके, ख़त्म किया जा सके। अब ये ना एक रिफैक्टरिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसमें होता ये है कि भाई जो बेसिकली कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को जो होती है वो बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इनलाइन मेथड्स का बेसिकली जो मकसद होता है वो यहाँ पर ये है कि आपके कोड को जो है ना सिंप्लीफाई करना है, क्यों, ताकि बेसिकली बेकार की जो एब्स्ट्रैक्शंस को जो है वो कम किया जा सके। और ये बेसिकली उस वक्त इस्तेमाल होता है जब एक बेसिकली मेथड ना सिर्फ एक ही जगह कॉल किया जाता है और उसका बेसिकली कंटेंट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। इस टेक्निक से ज़्यादातर ना आप चीज़ों को आसान मतलब तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे कि बिफोर रिफैक्टरिंग यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है, इन्होंने कॉल किया हुआ है फंक्शन को कि भाई कैलकुलेटर, वहाँ पे आपने फंक्शन ऐड का लिया हुआ है जिसमें सेल्फ ए बी रिटर्न करवा रहे हैं, सेल्फ इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इधर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल जो है ना इनलाइन मेथड का रिफैक्टरिंग का है, ठीक है। इनलाइन मेथड इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई छोटा और सिंपल फंक्शन सिर्फ एक ही जगह पे बेसिकली यूज हो रहा है ना, तो उसे मतलब उसी फंक्शन में डायरेक्टली मतलब कि लिख दिया जाए जहाँ वो बेसिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। ये ना आपके कोड को सिंपल बनाता है। जैसे कि आप बिफोर रिफैक्टरिंग में क्या हो रहा है, इस कोड में ना कैलकुलेटर की एक क्लास के अंदर जो है ऐड हो रहा है और इंक्रीमेंट नाम के जो है ना दो फंक्शंस हैं,
ठीक है, इसमें ऐड हो रहा है और इंक्रीमेंट नाम के दो फंक्शन यहाँ पर, ठीक है। अब ऐड फंक्शन जो है ना आपके पास, वो बेसिकली दो नंबर ले रहा है, ए और बी। ए और बी को ना मतलब ऐड करने के लिए क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल करता है। यहाँ पे ये कॉल कर दिया उसने, रिटर्न सैफ डॉट इंक्रीमेंट ए और बी, ठीक है, ये आपको कॉल करा दिया। अब इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट फंक्शन बेसिकली जो है वो दो नंबर्स को ऐड करता है और रिजल्ट में क्या कर रहा है, वन ऐड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास ये हुआ, कॉल किया आपने, रिटर्न के अंदर दो ऐड कर रहा है और फिर वन को भी ऐड कर रहा है। अब इसमें रिफैक्टरिंग की वजह क्या है, तो रिफैक्टरिंग की मतलब ये वजह है कि यहाँ ना इंक्रीमेंट फंक्शन मतलब कि सिर्फ एक जगह, मतलब कि ऐड फंक्शन में ही कॉल हो रहा है, ठीक है। एक ही जगह पे जो है ऐड फंक्शन जो है वहाँ पे आपके पास ये कॉल हो रहा है, ठीक है। अब और इसका कोड भी जो है सिंपल और छोटा सा है, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस वन, इसलिए इस फंक्शन को ना अलग बेसिकली रखने की आपको जरूरत नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस वन रिटर्न जो करवा रहे हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने इसको आफ्टर रिफैक्टरिंग के अंदर ये किया है कि रिफैक्टर कोड में ना इंक्रीमेंट फंक्शन को हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। जो फंक्शन हमारे पास इंक्रीमेंट वाला बना हुआ था हमने इसको रिमूव कर दिया, ये ना डिफाइन इंक्रीमेंट सेल्फ एक्स और ये वाला, इसको रिमूव करके हमने क्या किया है, उसका लॉजिक ना डायरेक्टली ऐड फंक्शन में लिख दिया गया है। जो ऐड वाला फंक्शन था ना ऊपर जो मेरा था, मतलब कि ये वाला जो मेरे पास था इसको मैंने खत्म कर दिया, जो ऐड फंक्शन था, सही है, इसी में बेसिकली मैंने जो है वो कर दिया है, ठीक है। अब ऐड फंक्शन जो है ना डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस वन जो है वो रिटर्न कर रहा है, उसको डायरेक्टली ए प्लस बी, पहले एक्स प्लस वाई प्लस वो कर रहा था ना, अब उसने क्या किया कि एक्स प्लस वाई डायरेक्टली मतलब कि उसी में ही कर दिया है, तो एक्स ए प्लस बी प्लस वन बेसिकली जो है वो वहाँ से रिटर्न कर रहा है बिना मतलब अननेसेसरी फंक्शन कॉल किए, कि नीचे आप कॉल कर रहे थे ना, पहले आप जो इंक्रीमेंट ले रहे थे फिर एक्स प्लस वाई फिर आप उसको रिटर्न करवा रहे थे, उसको खत्म करके ये कर दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो इस तरह से इनलाइन मेथड का ना यूज़ करने से कोड आपका छोटा हो जाता है एक तो, और बेसिकली डायरेक्ट बेसिकली बन जाता है। और अननेसेसरी एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि एक्स्ट्रा फंक्शंस जो होते हैं ना, जैसे एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पे था डिफाइन, आपके पास फंक्शन आ रहा था ना इंक्रीमेंट का, सेल्फ एक्स और वाई पे रिटर्न करवा रहे थे, ये बेसिकली क्या हुआ, ये खत्म हो जाता है। और रीडेबिलिटी क्या होती है वो आपकी एक तरीके से इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोड क्या हुआ, एक तरीके से सिंपल और मेंटेनेबल आपका जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये लेक्चर जो है एंड हो गया, एंड आई होप कि यार तुम्हें समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अपने लास्ट लेक्चर के अंदर फिर बाकी के जो बेसिकली रिफैक्टिंग मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए।